पर हम बने हुए हैं और इस वक्त जो वोटिंग प्रतिशत है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक बंगाल में 55% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल के ये आंकड़े हैं, 3 बजे तक 55% मतदान हुआ है। और अब असम की बात करें तो यहाँ पर 57% मतदान हो गया है। 3 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 57% मतदान हो गया है। दक्षिण का रुख कर ले तो तमिलनाडु में 3 बजे तक 46% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। कितना पड़ा वोट ये बता रहे हैं आपको। और अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है। और आखिर में बात पुडुचेरी की तो यहां 3 बजे तक 56% मतदान हो गया है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक बार में ही मतदान हो रहा है। और बंगाल और असम की बात करें तो बंगाल में ये तीसरे चरण का मतदान है और असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, इसे समझिए। और ये देखिए जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चुनाव के बीच झड़प की खबरें भी आई हैं। हुगली की तस्वीर देखिए, यहां पर बीजेपी टीएमसी में झड़प हुई और जो मतदाता हैं वो चाहे बीजेपी समर्थक हो या टीएमसी समर्थक, उनकी ये शिकायत कि हमें वोट नहीं देने दिया गया। साउथ 24 परगना की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पोस्टर फाड़े गए बीजेपी के। और साउथ 24 परगना में ही शिकायत, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट हुई। हावड़ा और दुर्गापुर में भी कुछ घटनाएं और बीजेपी नेता की हत्या बीरभूम में हुई है। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई इलाकों से छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। और हुगली हो या साउथ 24 परगना, बीरभूम हो या हावड़ा और दुर्गापुर समेत कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प और मारपीट की खबर है। हुगली के गौघाट विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी में मारपीट हुई है। और बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर ही नहीं जाने दिया, जिसके बाद यह पूरा हंगामा हुआ। और इसके अलावा साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने मारपीट के आरोप लगाए और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के समर्थक उन्हें वोट नहीं देने दे रहे हैं। दोनों का एक ही तरह का आरोप। वहीं साउथ 24 परगना के बासंती इलाके में बम और गोली चलने की खबर है। साथ ही बीजेपी के बैनर और पोस्टर भी फाड़े गए हैं। और इसके अलावा हावड़ा में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं में भी झड़प की खबर है। और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और आईएसएफ के पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद यह पूरा हंगामा हुआ। दुर्गापुर की बात करें तो यहां टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। आरोप है कि मतदान करने जा रहे आईएसएफ समर्थकों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, जिसके बाद यहां हालात बिगड़ गए और मौके पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी पहुंचना पड़ा। इसके अलावा बीरभूम के दुबराजपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। बीजेपी कार्यकर्ता की लाश जंगल में लावारिस हालत में मिली है। पुलिस जब लाश को एक बिना नंबर प्लेट के एम्बुलेंस में ले जा रही थी तो इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। চুল ধরে ফেলে মনে ফেলে কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে দিয়েছে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মেরে করেছে, এজেন্ট বসছিল বলে। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं हावड़ा से और मनोज पांडे दक्षिण 24 परगना से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो टीएमसी से शुभंकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। आप दोनों के पास इस घटना को लेकर तो हम आएंगे ही, जो आरोप दोनों ही पार्टी के समर्थक लगा रहे हैं कि चुनाव में मतदान नहीं करने दिया जा रहा है उन्हें, लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड हालात हैं वो समझते हैं। पहले वरुण आपके पास आना चाहूंगी। कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें बीजेपी ने या टीएमसी ने वोट डालने नहीं दिया या फिर उनके एजेंट्स को अंदर पोलिंग बूथ में नहीं आने दिया गया। अभी जबकि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो गया है, अभी क्या स्थिति है वरुण?
देखिए, ये 3 या 4 बूथ थे जिसमें से लगातार जो है कंप्लेंट आ रही थी कि वहाँ पर बीजेपी या फिर टीएमसी के वर्कर जो हैं वो वोटिंग करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, और शायद उसी समय जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वहाँ पर पहुँचे। ये सब संवेदनशील इलाके थे, जहाँ संवेदनशील बूथ है, जहाँ पर लगातार जो है वो पहले से केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे, और उसी के मद्देनज़र जैसे ही ये खबर आई कि वहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं, तुरंत वहाँ पर ईसी जो है वो एक्शन में आई। अभी के हालात में आपको दिखाता हूँ, सुबह से हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी रहा है, और अभी भी क्योंकि दोपहर का समय अब जो है वो अंतिम पड़ाव में है। 3 बजे तक तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर वोटिंग थोड़ी कम होती है 12 से 3 के बीच, और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से लोग निकलना शुरू होते हैं, और अब दोबारा से आप देखेंगे तो 2, 4, 5 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हो सकता है कि फिर से यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो जाएं। तो पिछले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जिस तरीके की स्थिति रही है, लगातार एक के बाद एक जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती नजर आई है। तीसरे फेज में भी सुबह से यथास्थिति वैसी बरकरार है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और अब धीरे धीरे जैसे शाम का समय आएगा लाइनें फिर सुबह वाली आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। मनोज, आप जिस बूथ पर खड़े हैं वहां सब कुछ सुचारू तौर पे चल रहा है, जो वोटर्स हैं वो वोट डाल पा रहे हैं आराम से? जी देखिए, सुबह से करीबन बता दें कि साउथ 24 परगना में 3-4 जगह छोड़ के, जिस तरह से डायमंड हार्बर था, बरईपुर था, पालता था, कहीं ना कहीं इन सब जो यहाँ पे लोग थे, इनका कहीं ना कहीं आरोप था कि जो टीएमसी के कुछ लोग हैं पोलिंग बूथ पे नहीं जाने दिया जा रहा है, टीएमसी के बैनर और पोस्टर भी फाड़े गए हैं। लेकिन हम जिस बूथ पे मौजूद है यहाँ पे करीबन देखिए अभी तक 65% मतदान हो चुका है, जबकि ओवरऑल 55% हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से देखे कि लगातार जो देखिए करीबन 1 बजे तक लोगों की लंबी कतारी थी, लोग दूर दूर से अपने मत का प्रयोग करने आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से देखे कि वरुण बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जब ठंड थोड़ा सा मौसम सही होता है, धूप कम हो जाती है, तो लोग अपने घरों से एक बार फिर निकलने शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, इक्का दुक्का दिखाएंगे हमारे पीछे जो लोग हैं, अब इनके लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जहां पे जिस तरह की जो घटनाएं आई थी, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे वो पहुंचे थे तुरंत। वहां पे जो सीआरपीएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है, लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं, और जिस तरह की जो घटनाओं की शिकायत आ रही है उन पे जाहिर सी बात है काबू किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ये साउथ जो 24 परगना है, कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, और उनकी अभिषेक बनर्जी की दाव पूरी प्रतिष्ठा पे लगी हुई है। लेकिन आपको बात बता दें कि यहाँ पे जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो पोलिंग बूथ पे वोटर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग साइलेंट है, कहीं ना कहीं अपने डर से, और लोग खौफ के मारे नहीं बोल पा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो कि खुल के अपने सामने लेके आ रहे हैं कि हम इस तरह का परिस्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि बम्पर वोटिंग हो रही है, और सुबह से हम देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की दाव जो है, प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर है। आप दोनों के पास लौटेंगे उस सीट की जो खासियत है और खास तौर पर किन सीटों पर टक्कर है वो समझने के लिए। लेकिन जो 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ, बीजेपी के शिवम त्यागी और शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी से। शुभांकर भट्टाचार्य जी, नंदीग्राम में टसल होता है, समझ में आता है, दीदी वहां पर जमी रहती हैं, बात समझ में आती है। लेकिन थर्ड फेज में तो अगर पिछले चुनाव के नतीजे को देखें, आपके पास आपका गढ़ माना जाता है ये इलाका, फिर क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर टीएमसी पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा समर्थकों को बीजेपी के वोट देने के लिए? ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी टीएमसी को। देखिए, पहली बात मैं ये बता दूं, फिलहाल जब तक चुनाव जारी है वहां का लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी इस समय ईसी को डायरेक्टली उनको हैंड ओवर है। और चाहे कमिश्नरेट हो, चाहे डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, इस समय वो लोग डायरेक्टली इसको एड्रेस कर रहे हैं ईसी को। और जब बात आती है कि 24 परगना में जिस तरीके से हुआ, अगर आप मैं फिर से कहता हूं, दोबारा अगर आप वहां पे अगर सुने, अगर आप उन डायलॉग्स को सुने, तो आपको पता चलेगा कि फ्रंटल डायलॉग में कहीं पे भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का नहीं, जबकि वहां पे जो हमारे जो लोग वहां पे जो वोट देने आ रहे थे, कई लोगों ने कंटिन्यूसली कहा कि देखिए वहां जो बैठे हुए अधिकारी है वो किसी न किसी कारण से उसको डिले करते चले गए। मैंने कई लोगों से वहां पे बातचीत की, वो लोग पहले डिले कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, और जहां वो दूरी पे पहुंचते हैं वहां पे भाजपा के लोग आके उनको वहां पे बरगलाते हैं, उनसे आईडी छीनने की कोशिश करते हैं। और शुभांकर जी, पूरे बंगाल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पूरे बंगाल की तस्वीर, सिर्फ जहां वोटिंग हो रही है वहां नहीं, बाकी जगहों पर भी आप बीजेपी के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, बैनर्स फाड़ रहे हैं, नहीं कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो लीजिए ना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं,
ये चीजें बीजेपी के खुद के ऑर्गेनाइज की हुई हैं। इस समय सिंपैथी वोट पाने का ये हो रहा है, बहुत बड़ा आरोप है शिवम त्यागी जी। ये शिवम त्यागी जी, आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये कहना कि आपने खुद ही ऑर्गेनाइज किया है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है ये। शिवम त्यागी जी देखिए, अब इनके पास कुछ और कहने को बचा नहीं है, यही इनका एक तर्क रह गया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, साउथ 24 परगना की सिर्फ बात नहीं है, हावड़ा की सिर्फ बात नहीं है, नंदीग्राम की सिर्फ बात नहीं है। आपने पिछले 10 साल में वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया है कि आज सिचुएशन ऐसी है कि इतने सारे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने के बाद भी ये हालात है बंगाल में। कौन नहीं जानता साउथ 24 परगना और हावड़ा में किस तरह से रेडिकलाइज किया हुआ है? वहां पर कौन नहीं जानता? वहां पर लोगों को, हिंदुओं को निकल वोट बाहर नहीं डालने के लिए देना जा रहा है। आप हंस ही सकते हैं, क्योंकि आपने वहां के लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे पैदा कर दिए, इस तरीके से रेडिकलाइज किया है कि आज लोगों को वोट डालने के लिए बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा। मैंने ही अपने कार्यकर्ता मारे, हम ही अपने कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दे रहे, बूथ पर जाने नहीं दे रहे, वोट करने नहीं दे रहे। इससे सिंपैथी मिले या ना मिले, हमारा वोट प्रतिशत जरूर कम हो जाएगा। कम से कम तर्कपूर्ण तो कोई बात रखिए भट्टाचार्य जी। ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जो सड़कों पे नजर आ रही है कार्यकर्ताओं के बीच, वरुण, ये समझना बेहद जरूरी है कि असल में ये जो थर्ड फेज का चुनाव है उसमें साख किस तरह से दांव पे लगी है बीजेपी की और टीएमसी की। अगर हम पिछला चुनाव देखें वरुण, तो यहां पर टीएमसी का दबदबा रहा है। बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये फेज? देखिए अभिलाषा, अगर ये पूरा मैं हावड़ा की बात करूं तो ये पूरा इलाका जो है वो पूरा टीएमसी का वोट बैंक है और टीएमसी जानती भी है कि इस जगह उसने बहुत ज़्यादा, मैं इसी चुनाव की बात करता हूँ, उसने इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी कि उसको लगा कि उसका वोट बैंक परंपरागत है, पिछले 1 दशक से उसका वोट बैंक उसके साथ फिक्स है और लेफ्ट के ज़माने में भी ये वोट बैंक उसके साथ कहीं ना कहीं चलता हुआ नज़र आता था। ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति आती है कि क्या 2019 के चुनावों के बाद जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें वो किस तरीके से विधानसभा चुनाव में उसको कन्वर्ट कर पाए। दूसरी बात है वोट पोलराइज क्या हो पाएगा, और तीसरा जो सबसे मेन फैक्टर लगातार मैं सुबह से बता रहा हूं वो ये कि पिछले 6 महीने में कई सारे टीएमसी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शिफ्ट हुए। अब ऐसी परिस्थिति में चाहे राजीव बनर्जी की बात कर दूं या फिर मैं लक्ष्मीकांत सहाय की बात कर दूं, शुक्ला की बात करूं या फिर कुछ और नेताओं की बात करूं जो लगातार जो है वो बीजेपी में आते रहे हैं और इनमें प्रचार में भी इन्होंने शामिल हुए हैं और ये जमीनी नेता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी में ये शामिल होना इन लोगों का बीजेपी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये तमाम लोग पिछले कई सालों से टीएमसी के लिए एक्टिव थे और अब ये बीजेपी के लिए है। जी, ये जो सबसे अहम बात आपने जो बोली पोलराइजेशन की, वो तो आज अगर हम हावड़ा में पीएम के संबोधन को देखें तो उसमें भी शिवम त्यागी जी पोलराइजेशन की बात समझ में सीधे तौर पर आ रही है कि वो करना जरूरी हो गया है। ध्रुवीकरण अगर नहीं हुआ तो ये जंग जो है वो आसान नहीं है। वो पीएम के भाषण में भी आज झलका कि उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पे आरोप लगाया कि हम नहीं कहते कि आप हिंदू हमें वोट दें, लेकिन उन्होंने बार बार ये अपील की कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट दें। हाँ, तो ममता बनर्जी अगर इस बात को कहें और उस बात को जनता के सामने रख के तो हम पोलराइज कैसे कर रहे हैं? 53,000 इमामों को तनख्वाहें वो दें। 2011 के मैनिफेस्टो में इमामों को और अजान देने वालों को तनख्वाह देने की घोषणा वो कर रहे हैं। पुजारियों को 2019 से पहले 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया और पोलराइज बीजेपी कर। उर्दू में शायरियां लिखती हैं ममता बनर्जी, बाद में आज अपने आप को बताती है पंडित, और पोलराइज हम कर रहे हैं। आपकी जो पॉलिसी थी वो माइनॉरिटी अपीसमेंट पर आधारित थी। आपकी जो सड़क थी वो माइनॉरिटी अपीसमेंट की थी। भारतीय जनता पार्टी ब्रेकर की तरह आई और आपकी गाड़ी पलट गई। लेकिन इससे पहले इतना खुलकर उन्होंने नहीं बोला था कि इलेक्शन कमीशन नोटिस दे देगा। इस पर मैं चाहूंगी मनोज आप बताएं हमें कि किस तरह से पोलराइज हो रहा है। क्या अगर हम नंदीग्राम के इलेक्शन को देखें वहां पर भी पोलराइजेशन की बात सामने आ रही थी, अगर शुभेंदु अधिकारी के बयान को याद करें, और यहां पर भी पूरी तरीके से पोलराइजेशन की बात नजर आ रही है दोनों नेताओं के बातों में।
जी जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं इसका असर वोटरों पर पड़ रहा है। और जिस तरह से देखे कि लगातार हम नंदीग्राम की बात करें या जिस तरह से वहां पे जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं ये वहां जो पूरी भारतवर्ष की सब किसी की निगाहें थी। वोट पोलराइजेशन वहां पे देखे किस तरह से हुआ है। और जाहिर सी बात है, साउथ 24 परगना की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद यदि कोई यहाँ का उनके नंबर 2 की पार्टी का कोई है तो अभिषेक बनर्जी है। जाहिर सी बात है, देखिए अभिषेक बनर्जी लगातार जो साउथ 24 परगना पे यहाँ पे करीबन 2 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी अच्छी पकड़ है और पूरा उनका गढ़ माना जाता है। तो इस चीज को देखिए, इस बार जो विधानसभा चुनाव है, लगातार यहाँ बीजेपी के जो तमाम जो नेता थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह की रैली ले ले, रोड शो ले ले। मनोज, आपकी ये बात तो सही है। अभिषेक बनर्जी 2016 में यहाँ 3 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, बड़ी जीत इसे कहा जाएगा। लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य, इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईएसएफ फैक्टर। क्या उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब्बास सिद्दीकी ने जिस तरह से इतना अग्रेसिव कैंपेनिंग किया, उसके बाद जो बिहार में हुआ था ओवैसी के आने से और नुकसान हुआ आरजेडी को, वो टीएमसी को होता नहीं दिख रहा क्या इस बार? देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि एक तरीके से आईएसएफ जैसी पार्टियां या जिस तरीके से आपने ओवैसी जी को बिहार में देखा, उससे एक बात बंगाल के इलेक्शन से पहले एक्सपोज हो चुकी थी कि बीजेपी ने बहुत ही प्लानिंग और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अपनी बी टीम्स को बहुत जगह एक्टिवेट किया है। आईएसएफ ने अपने हिसाब से अपने गठबंधन जरूर रखे, प्रदेश में अपने गठबंधन जरूर बनाए, लेकिन उनका मेन मुद्दा उन्हीं पार्टी से लड़ने का था जहां पे बीजेपी को फायदा होता हो। नंबर 1। नंबर 2 मैं बता दूं कहां पे बंगाल के चुनाव में ये अलग होता दिखाई दे रहा है। बंगाल के चुनाव में इसलिए अलग होता दिखाई दे रहा है क्योंकि आईएसएफ यहां बहुत बाद में कूदी है और लगातार चाहे चुनाव में तो वो आपके साथ थे और उन्हें सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। फुरफुरा, सुनिए मेरी बात, फुरफुरा शरीफ के इन्फ्लुएंस को बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। अगर 31 में से 29 सीटें आपके पास आई तो उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही थी। लेकिन अब अगर वही धड़ा आपसे अलग हो गया, नाराज हो गया, तो इसका फायदा तो बीजेपी को होगा ही ना। चाहे कितना भी ममता जी कहें कि आप उनको वोट मत दीजिए, मुझे दीजिए, लेकिन आपका अगर वोट डिवाइड होता है तो कहां स्टैंड करेंगे आप? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं, वो तो देखिए कहां स्टैंड करेंगे नहीं करेंगे वो तो 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट को अभी जो पहले मुद्दा बनाया जा रहा था कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट है, एक बात बताइए, वजीफे में इजाफा किया गया किस पार्टी ने किया, किस गवर्नमेंट ने किया? जरा देख लीजिए कि इसमें से वजीफा जो अफसर से इंक्रीमेंट करके जो दिया गया, तब तो हमने नहीं आरोप लगाया कि भाई ये माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब अपीजमेंट की बात आती है, जरा एक मिनट छोटी सी चीज को जरा गौर करिएगा कि अगर कहते हैं ना कि अगर माइनॉरिटी को अगर नीचे करके, यानी एक तरीके से एक जनरलाइजेशन ऑफ वोट बैंक, क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई ब्राह्मण वोट बैंक या हिंदुत्व को अगर हम कहीं पे जरा पाते हैं, उन क्षेत्रों पर अगर हम अटैक करें, माइनॉरिटी पे अटैक करें, जहां पर सीएम खुद कहती है बार मुस्लिम वोट सिर्फ टीएमसी को मिले, ये उनको कहने की जरूरत नहीं थी। अगर वो ये बात, इतिहास क्यों भूल जाते हैं शिवम जी? इतिहास वो कह रहे हैं कि आईएसएफ तो बीजेपी की बी टीम है। गोधरा से कैसे फायदा उठाया गया था वोट बैंक का? गोधरा कांड से किसको फायदा मिला था, ये सोचना पड़ेगा। भट्टाचार्य जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सुनिए, आपने किसी चीज का पॉइंटेड जवाब नहीं दिया। मैंने आपका सवाल पूछा था, आप मुझे ये बताइए, अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं कर रहे थे तो 53,000 इमामों को अजान देने वालों को तनख्वाह क्यों दे रहे थे? अगर ममता बनर्जी आज कह रही है कि मैं हिंदू हूँ, पंडित हूँ, तो उर्दू में शायरी लिखने की क्या जरूरत थी? अगर वो पंडित हैं तो वो ये क्यों? इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। ये दिक्कत नहीं है, ये अपीजमेंट है जी। मैं आपसे एक बात सिंपली पूछ रहा हूँ। अच्छा, जब वोट आप भी तो करते हैं। आपने हिंदू धार्मिक नेताओं को, आपने हिंदू धार्मिक नेताओं को आपने पेंशन स्कीम चालू किया कि नहीं? आपने साधु संतों के लिए तो अगर यही चीज इक्वालिटी की बात आती है, योजनाओं से माइनॉरिटी को कितना हेल्प मिला है? वरुण, आप तो खास रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। लौटती हूँ मैं आप दोनों के पास। मेरे सहयोगी वहां पर बंगाल में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे उनकी स्पेशल रिपोर्टिंग हम दिखा रहे हैं। क्या माइनॉरिटी मुस्लिम धड़े की अगर हम बात करें, वरुण आप चप्पे चप्पे पे पहुंचे हैं, बहुत इंटीरियर में बंगाल के गए हैं, क्या वाकई में जो ममता सरकार की योजनाएं हैं उससे फायदा हुआ है माइनॉरिटी को? जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं वो दूर हुई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, कितनी संतुष्टि उनमें दिखी है एज एन वोटर?
देखिए, एक बात तो बीजेपी भी जानती है और टीएमसी भी जानती है, माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक जो है वो टीएमसी के पास है, वो कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। जहाँ तक इंडियन सेक्युलर फ्रंट की अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वो काटे, कुछ इलाकों में काटे, लेकिन बहुत हद तक एक बड़ा तबका जो है वो बड़े वोट बैंक के साथ जो है वो टीएमसी के साथ खड़ा हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी समझ चुकी है। अब आती है कि अगर आप इसी खेल को पोलराइज कर जाते हैं और उसके जरिए आप ये सोचें कि बहुसंख्यक आपको वोट दे पाएं, यही तकनीक जो है फर्स्ट और सेकंड फेज में लगातार बीजेपी अपनाने की कोशिश कर रही है। थर्ड फोर्थ में कितना हो पाएगा ये पता नहीं, क्योंकि लंबे जब चुनाव होते हैं तो ऐसे में चुनावी माहौल हर तीसरे चौथे दिन बदलता हुआ नजर भी आता है। वोट पोलराइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो जरूर अंतर पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, माइनॉरिटीज की जहां तक बात है, अल्पसंख्यकों की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि टीएमसी आश्वस्त है और बीजेपी के लिए लगता है कहीं ना कहीं कि वो उसके लिए सबसे बड़े परसेंटेज के तौर पे जो उनको माइनस दिख रहा है उसके बराबरी करने के लिए उनको हिंदुओं का या बहुसंख्यकों का वोट बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही फिर समझदारी की ही बात कह सकते हैं कि अगर पीएम ने आज जो बात कही तो जो अगर पोलराइज होता है तो नुकसान कहीं ना कहीं टीएमसी को होगा आईएसएफ की वजह से और बीजेपी को फायदा हो जाएगा हिंदू वोटों से। एक बहुत अहम सवाल ये भी है शुभंकर भट्टाचार्य, आप जहां पर ये दावे कर रहे हैं कि टीएमसी बहुत आराम से यहां पर सीटें निकालेगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा अम्फान के दौरान बहुत ज्यादा शिकायतें इसी इलाके से आपकी सरकार के खिलाफ थी। आपको नहीं लगता कि इस बार ये सारे मुद्दे जो हैं वो हावी रहेंगे वोटर के ऊपर? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जब अम्फान का तूफान आया तो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी भी आए, और सच बात बताऊं तो आपको तो एक ही हेलीकॉप्टर में दीदी और प्रधानमंत्री जी पूरा दौरा करते हुए भी आपको दिखाई दिया होंगे। वो बहुत ही सकारात्मक वहां से उतरने के बाद सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। लेकिन ये सकारात्मक तस्वीर नहीं होती कि केंद्र की योजनाओं को आप राज्य में लागू न करें। आप पूरी बात तो सुनिए। वहां से जब प्रधानमंत्री जी लौटे, उन्होंने 1000 करोड़ का उन्होंने वहां पे स्पेशल पैकेज दिया। जैसे 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, तुरंत दीदी ने वहां पे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप 1000 करोड़ का पैकेज मत दीजिए, दया करके हमारा जो 55,000 करोड़ का जो बकाया ईयर ऑन ईयर बेसिस आप करते चले आ रहे उसको तो कम से दे दीजिए। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हमेशा भाजपा करती आई कि जिन प्रदेशों में भाजपा नहीं रही काम हुआ या नहीं ये बताइए ना। राहत का काम आपने किया कि आपने केंद्र का मुंह देखा। आप तो केंद्र के योजनाओं को लागू नहीं करते हैं। आप लाते हैं दुआरे सरकार, आप लाते हैं स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, आप कहते हैं हमें आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है। कन्याश्री, एक मिनट, अब मुझे जरा बताइए, कन्याश्री जो हम लोगों ने दिया, कन्याश्री के तहत पे वो जब ऑलरेडी ज्यादा वायबल प्रोजेक्ट वहां पे था, उसको लेके क्या दिक्कत है भाई? अगर केंद्र का प्रोजेक्ट, अगर सोचिए केंद्र की स्कीम से हमारा प्रदेश का स्कीम बेटर चल रहा है, फॉर एग्जांपल योजनाओं पर कृषक बंधु, शिवम जी से भी बात करेंगे बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनके अटैक में ये सबसे बड़ी बात रही है कि केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने दिया जा रहा है। तो एक तरफ जहां बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, तो वहीं चौथे और बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और आज पीएम मोदी